हाँ, आज इस लेक्चर में डीसी मशीन का स्टार्टिंग मीन्स स्टार्टर एंड ब्रेकिंग, स्टार्टर्स एंड ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, स्टार्टर एंड ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा ये। क्योंकि ब्रेकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ब्रेकिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रेकिंग के ऊपर खासतौर से प्लगिंग ब्रेकिंग एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, उसके ऊपर डिस्कशन में भी, इंटरव्यू में भी, वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे अपन जो है ब्रेकिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं स्टार्टर्स। मैं शीशरा मौला पिछले 23 ईयर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उनके करियर और अपलिफ्टमेंट के लिए टीचिंग कर रहा हूं और डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट पीएसयूज में हैं, ईएस हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे जो लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में भी जो है हैं, स्टेट लेवल की जो है पीएसयूज में भी हैं, इन सब में वो काम कर रहे हैं। तो उनको जो नॉलेज जो होता है वो एक अच्छे टीचर के हेल्प से होता है। एक अच्छा टीचर जो है वो हजारों स्टूडेंट को तैयार करता है। डेफिनेटली आप भी उनमें से एक होंगे यदि आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को देखेंगे। तो आज अपन स्टार्टर्स लेते हैं डीसी मोटर के, स्टार्टर्स ऑफ डीसी मोटर, स्टार्टर्स ऑफ डीसी मोटर, स्टार्टर्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के स्टार्टर्स के ऊपर अपन बात करते हैं। तो स्टार्टर में दो टाइप के स्टार्टर होते हैं। एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है जिसका नाम होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, और दूसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। पहले अपन स्टार्टर्स पे डिस्कशन करेंगे, फिर डीसी मशीन की ब्रेकिंग पे डिस्कशन करेंगे। पहले स्टार्टर्स पे करेंगे क्योंकि स्टार्टर बहुत एसेंशियल जो पार्ट है, एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एसेंशियल इक्विपमेंट है डीसी मोटर्स के लिए। बिना स्टार्टर के डीसी मोटर ब्रेक डाउन हो जाता है, बर्न आउट हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिना स्टार्टर डीसी मोटर क्यों नहीं चलती, इसके ऊपर भी आपने सोचा होगा, तो मैं इसको बता देता हूं। स्टार्टर के बिना डीसी मोटर क्यों नहीं चलती? क्योंकि डीसी मोटर में जो करंट होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आरए, ये होता है। ये इसमें अपन यदि सर्किट डायग्राम से देखना चाहेंगे तो ये आपका फील्ड होता है, ये मशीन होती है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये बैक ईएमएफ होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज होता है। तो ये सप्लाई वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है बैक ईएमएफ प्लस आईए। जो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है उस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ वोल्टेज ड्रॉप और इस वोल्टेज दोनों के सम के बराबर होती है। डेफिनेटली ब्रेक ईएमएफ जो होता है बैक ईएमएफ, उसकी वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से थोड़ी कम होती है, 2 से 3% कम होती है, 4-5% मैक्सिमम कम होती है, वैसे जनरली 1 to 2% कम होती है। ओके, मान लो ये वोल्टेज यदि 100 वोल्टेज है तो ये 98 वोल्टेज, ये वोल्टेज 100 वोल्ट होता है तो ये 98 वोल्ट होता है और ये 2 वोल्ट होता है, इतना डिफरेंस होता है। बैक ईएमएफ हमेशा सप्लाई वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है, उतना वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर के क्रॉस 1 से 2% वोल्टेज ड्रॉप होता है, या उससे भी कम हो सकता है। बड़ी साइज की जो मशीन्स होती है उसमें भी 1 से 2% से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है। ओके, अब अगर बात करें यदि आर्मेचर करंट निकालना चाहें, यहाँ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो ये टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आरए, ये एक आर्मेचर करंट का फॉर्मूला है, ये एक आर्मेचर करंट का फॉर्मूला है, आर्मेचर करंट की इक्वेशन है। जैसे कोई भी आपने यदि बात करें डीसी मशीन है, एक डीसी मशीन है जिसको सप्लाई वोल्टेज 210 वोल्ट है, 210 टर्मिनल वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है 210, आर्मेचर करंट की वैल्यू जो है
आपको कैलकुलेट करनी है या गिवन है, जैसे 50 एम्पियर और इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करो, बैक ईएमएफ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बैक ईएमएफ भी टर्मिनल वोल्टेज के लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस इक्वेशन से आप देखेंगे कि बैक ईएमएफ की वैल्यू जो होती है, बैक ईएमएफ में होती है टर्मिनल वोल्टेज माइनस आईए आर ए। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है 210 माइनस आईए की वैल्यू है 50 इंटू आर ए की वैल्यू है 0.2। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है 10 10 हो जाता है, 5 इंटू 2 10 200 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू 200 वोल्ट होती है। अब इस 200 वोल्टेज से यदि आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालना चाहिए तो आर्मेचर करंट होता है 210 वोल्टेज दैट इज टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ दैट इज 200 वोल्टेज, मींस दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस दैट इज 0.2। सो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज 2 डिवाइडेड बाय 0.2, सो इट इज 100/2 100/2 दैट इज 50 एम्पियर। ऐसे करके अपन क्या करते हैं, आर्मेचर करंट को कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ आर्मेचर करंट को क्यों डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि यदि बैक ईएमएफ नहीं होता, यदि ये फैक्टर यदि गायब हो जाए, यदि ये फैक्टर गायब हो जाए तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि ये 0 हो जाए तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 डिवाइडेड बाई 0.2 वो हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1050 एम्पियर, 1050 एम्पियर instead of 50 it is 20 times more than the rated value of the current यदि बैक ईएमएफ गायब हो जाए। और ये बैक ईएमएफ गायब क्यों होता है, ये बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होता है ZP/60A, मींस ये एन पे डिपेंड करता है, एन पे मतलब स्पीड पे। स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में एन की वैल्यू 0 होती है, तो स्टार्टिंग में इसका मतलब ये होता है बैक ईएमएफ की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होती है। तो स्टार्टिंग करंट जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है आर्मेचर स्टार्टिंग करंट उसकी जो वैल्यू होती है टर्मिनल वोल्टेज -0 दैट इज बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, which is very high, it is 20 times as compared to the times of full load current। ये बहुत ज्यादा होती है, ये जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग करंट होती है 10 to 20 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट होती है। और इतनी करंट यदि किसी मशीन में फ्लो होगी जो उसकी रेटेड वैल्यू से 10 to 20 टाइम्स होगी, 2 एम्पियर की करंट मशीन में यदि 20 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 10 एम्पियर की मशीन में यदि 100 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 20 एम्पियर की मशीन में, 50 एम्पियर की मशीन में यदि 2000 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो डेफिनेटली मशीन बर्न आउट हो जाएगी, ये डेफिनेट है। तो ये बर्निंग फिनोमिना से मशीन को आपको रोकना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली स्टार्टर लगाना पड़ेगा। डीसी मोटर कैन नॉट स्टार्ट ऑनलाइन डायरेक्ट कैन नॉट स्टार्ट द मशीन। सो बिफोर द मशीन देयर इज ए डिवाइस दैट इज नोन एज स्टार्टर टू स्टार्ट द मशीन। तो उसे क्या कर सकते हैं, या तो वोल्टेज डाउन करो या रेजिस्टेंस बढ़ाओ, या तो क्या करो, या तो इस वोल्टेज को डाउन करो या इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। तो वोल्टेज डाउन करना तो जो टिपिकल काम होता है, तो इस करंट को आपको 20 या 100 एम्पियर रेंज में रखनी है, 1000 में नहीं ले जानी है। जो नॉर्मल 50 थी उसको 100 तक कर सकते हैं। तो 210 तो है, और रेजिस्टेंस को आप क्या कर दो, रेजिस्टेंस को 2 ओम कर दो। मीन्स क्या करो, 0.2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ 1.8 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दो, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 210 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 105 एम्पियर करंट। इस तरह से अपन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स क्या किया अपन ने, आर्मेचर सर्किट के साथ जो है सर्किट जो था आर्मेचर, उसमें एक एडिशनल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं आर्मेचर सर्किट में।
तो वो क्या करता है कि इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट को लिमिट कर देता है। और धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करती है वैसे वैसे बैक ईएमएफ बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ता है वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस को कम करना होता है। तो ऐसे स्टड के बीच में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, धीरे धीरे वो जो है आगे शिफ्ट होता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ओके, इस टाइप के अपन अरेंजमेंट बनाते हैं। ये अब मैंने ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि स्टार्टर की क्यों जरूरत होती है और स्टार्टर करता क्या है। पहले थी क्यों जरूरत होती है और दूसरा था कि ये करता क्या है और कैसे इस करंट को कंट्रोल करता है और कैसे मशीन को, डीसी मोटर को बर्न होने से बचाता है। ओके, तो अब अपन बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की। पहले अपन 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके और नया स्टार्टर बनाते हैं जिसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो पहले अपन बात करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की। तो ये हुआ स्टार्टर का हैंडल जिसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और ये आयरन का बना होता है, इसमें एक कंडक्टिंग मटेरियल लगा होता है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक जो है लॉकिंग के लिए मैग्नेटिक चुंबक को पकड़ने के लिए लगा होता है, और यहाँ स्टड का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए कनेक्टिविटी होती है, और ये पूरा भी कनेक्टिंग वाला होता है। इसको यहाँ से बचाने के लिए इसमें इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे हैंडल जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहे, और ये इंसुलेशन लेवल प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, ये स्टड है, ये स्टड्स है, और ये स्टार्टर ऐसे रोटेट करेगा तो इन स्टड्स को कनेक्ट करता हुआ चला जाएगा आगे, और इन स्टड्स के ऊपर जो है रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये रेजिस्टेंस का वायर इस स्टड्स में लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस के वायर स्टड्स में लगे हुए हैं। ओके, ऐसे रेजिस्टेंस इस स्टड्स में लगा हुआ है। तो क्या करेंगे अपन, इस स्टार्टर को मूव करेंगे। यहां एक कोयल लगा देते हैं, एक प्लंजर लगा देते हैं जो क्या करता है, एक रिले लगा देते हैं जो स्टार्टर के पॉइंट को पकड़ता है, मींस अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये क्या करता है, अट्रैक्ट करने से ये यहाँ पे एक प्लंजर लगा होता है, और ये प्लंजर क्या करता है कि 2 पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करता है। ये एक स्टार्टर लगा होता है, ये प्लंजर लगा होता है, और ये प्लंजर क्या करता है कि 2 पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट करता है, जिससे जो सर्किट के कनेक्शन को हटाया जा सकता है। इस टाइप की एक अरेंजमेंट होती है यहाँ पे। तो ये अरेंजमेंट अपन इस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे अपन एक अरेंजमेंट बनाएं। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प टू रिमूव द सर्किट। ओके, तो ये अपन स्टार्टर के साथ अरेंजमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ एक जो है 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं, और पॉइंट के प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर के जो है पॉइंट्स नॉब लगी हुई है, नॉब ऊपर की साइड में कनेक्ट की हुई है। इस टाइप में ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना हुआ है। ओके, ये रिले लगी हुई है। ये रिले नॉर्मली यहां न लगा के अपन क्या करते हैं, इस रिले को यहां लगा, इस रिले को यहां लगा देते हैं। ओके, यहां एक मोटर है, डीसी मशीन है। ओके, यहां से मेन सप्लाई आती है, ये मेन सप्लाई आई, ये इस रिले में वाउंड करते हुए इसको कनेक्ट कर देते हैं, इससे ये कनेक्ट होती हुई यहाँ चली जाती है, यहाँ से इसको आर्मेचर से जोड़ देते हैं। यहाँ से एक दूसरा कनेक्शन निकलता है जो एक दूसरी रिले को सप्लाई देता है, यहाँ से एक दूसरा कनेक्शन निकलता है जो एक दूसरी रिले को सप्लाई देता है, और ये रिले क्या करती है, इस रिले के अक्रॉस भी 2 पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंटों को ये वाला कनेक्ट करता है। ये प्लंजर होता है, इस प्लंजर में जो है वो एक
प्लंजर होता है, इस प्लंजर के क्रॉस दो पॉइंट्स लगे होते हैं, ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एक रिले होती है यहाँ पे, ये एक रिले होती है, और ये वाली जो वाइंडिंग होती है, ये वाला जो वायर होता है वो रिले के थ्रू जाता है, रिले के थ्रू फील्ड वाइंडिंग में जाता है और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है। इसके 3 पॉइंट स्टार्टर ये होते हैं, ये लाइन बोलते हैं, इसको जेड पॉइंट बोलते हैं, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इसको जेड पॉइंट बोलते हैं वाइंडिंग का, इसको ए पॉइंट बोलते हैं आर्मेचर का। तो ये 3 पॉइंट का स्टार्टर है, ये स्टार्टर है ये वाला, ये सारे अरेंजमेंट क्या है, स्टार्टर, ये सारे अरेंजमेंट क्या है, स्टार्टर, ये सारे अरेंजमेंट क्या है, मैं इसको रेड लाइन से ड्रॉ करूं तो ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर, ओके। ये स्टार्टर है। अब इसको ड्रॉप करने के लिए, ट्रिप करने के लिए, यदि ओवर करंट आ जाए तो ट्रिपिंग करने के लिए क्या करते हैं कि इस रिले के दोनों पॉइंट का कनेक्शन दे देते हैं, एक पॉइंट का कनेक्शन यहां से कर देते हैं, जिससे ये प्लंजर ऊपर होगा, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा तो ये पॉइंट दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और ये दोनों पॉइंट जब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो ये रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगी, और ट्रिप हो जाएगी तो हैंडल को पकड़नी चाहिए, ये रिले जो होती है वो हैंडल को पकड़ती है, ये रिले ऐसे लगी होती है, ये हैंडल को पकड़ती है, ये रिले ऐसे लगी होती है, इस हैंडल को पकड़ती है, तो हैंडल को पकड़ने वाली रिले जो है ये ऐसे अरेंजमेंट, ओके। एक पॉइंट यहां से आता है और दूसरा पॉइंट जो है इसका यहां से आता है, ओके, डेफिनेटली इट्स अ गुड अरेंजमेंट, बेस्ट अरेंजमेंट टू डू दैट, ऑपरेट, ओके। ये है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। कैसे काम करता है ये, जैसे ही अपन स्टार्टर को यहां से यहां तक मूव करते हैं, यदि मूव नहीं करते हैं तो करंट जो चलती है स्टार्टिंग में, करंट यहां से चलेगी, यहां से करंट यहां होते हुए, यहां इस रिले में से होते हुए, यहां स्टार्टर में से होते हुए, यहां होते हुए, इस रेजिस्टेंस में से होते हुए, इस रेजिस्टेंस में होते हुए आर्मेचर में आती है, और यहां से इसमें से, इस रिले में से होते हुए इस फील्ड वाइंडिंग में आती है, ओके, इस रिले में से होते हुए फील्ड वाइंडिंग में आती है। तो क्या हुआ कि आर्मेचर सर्किट में ये सारा का सारा रेजिस्टेंस आ गया, आर्मेचर सर्किट में सारा का सारा रेजिस्टेंस आ गया, तो और जो करंट होगी, स्टार्टिंग करंट, उसकी जो वैल्यू होगी वो बैक ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू होती है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय RA प्लस R स्टार्टर। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 है और RA प्लस R स्टार्टर, R स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो RA से 10 गुना होता है या 9 गुना होता है, तो ये होता है VT डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स ऑफ RA, 10 टाइम्स ऑफ RA। सो जो भी जो है करंट होना होता है वो 1/10 हो जाता है, 1/10 हो जाता है, ओके। जो करंट हो रहा होता है वो 1/10 हो गया। अब फाइनल पोजीशन में क्या होगा, अब इसको मैं मूव करता हूं यहां से स्टार्टर को, और यहां से मूव करता हुआ स्टार्टर जो है वो फाइनली यहां आ जाता है, और इसकी ये जो कोयल होती है, आयरन का पीस होता है, वो यहां इसके अंदर आके फिट हो जाता है, ये स्टार्टर यहां गया फाइनल पोजीशन में, यहां आ जाता है। तो आपका कनेक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो यहां से
यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वो यहाँ आ जाता है और इस स्टड से कनेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होगा वो यहाँ से आ रहा है और इसमें करंट जो है वो यूँ आ रही है और यहाँ से करंट यूँ जा रही है, राइट। तो अब इसमें सर्किट में जो है आर ए जो है 0 हो जाएगा। तो रनिंग करंट की जो वैल्यू हो जाएगी आर रनिंग करंट की वैल्यू हो जाएगी बैक ईएमएफ वी टी माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आर ए प्लस 0। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन अब बैक ईएमएफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। बैक ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी रनिंग कंडीशन में, जब फुल स्पीड गेन कर लेती है मशीन। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टार्टिंग वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो 200 डिवाइडेड बाई आर ए की वैल्यू 0.5 है, तो 10 इंटू 0.5, तो ये स्टार्टिंग करंट होगी 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, ये स्टार्टिंग करंट है। और रनिंग करंट क्या होगी, 200 वोल्टेज की सप्लाई है माइनस बैक ईएमएफ जो है 190 वोल्ट हो जाता है, डिवाइडेड बाई आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना 0.5 है, 0.5, that is 10 divided by 0.5, 0.5 means 1/2, that is 20 एम्पियर। ये रनिंग करंट है, ये स्टार्टिंग करंट। हाँ, जनरली अपन कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट की 2 गुना के बराबर। ये 2 गुना तो मशीन विद स्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और ज्यादा इसलिए रखते हैं रनिंग करंट से क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि टॉर्क जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट ज्यादा होने से टॉर्क मशीन को ज्यादा मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं इसलिए। ओके, तो ऐसे करके ये जो है स्टार्टर क्या करता है, इनिशियल में इसकी पोजीशन ये होती है, स्टार्टर की इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। जैसे यदि ओवर करंट होती है, यहाँ एक जो स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग इस स्टार्टर को पकड़ के रखती है। जैसे ओवर करंट होगी, ये रिले है इस प्लंजर को अट्रैक्ट करेगी, प्लंजर ऊपर आएगा, प्लंजर ऊपर आने से ये जो है दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट होने से ये कोयल जो होगी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये डिस हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट होने से ये मैग्नेट को छोड़ देगी, मैग्नेट को छोड़ने से ये स्प्रिंग जो है वो इस स्टार्टर को वापस ली जाएगी। इस तरह से ये ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन रिले है जो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करती है, ये प्लंजर है जो ओवर करंट को सेंस करता है। इस तरह से अपन ने 2 ये कोयल्स रिले लगा रखी, 2 कोयल बेस रिले लगा रखी। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ पे स्टार्टर होता है, तो ये करंट जो आता है वही करंट फील्ड में जाता है, वही करंट आर्मेचर में जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो आता है वो फील्ड का भी रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, आर्मेचर में रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। फील्ड में रेजिस्टेंस आने से फील्ड करंट कम हो जाता है, फील्ड करंट कम होने से फील्ड का फ्लक्स कम हो जाता है। फील्ड का फ्लक्स कम होने से टॉर्क की जो वैल्यू होती है, टॉर्क जो होता है वो K phi इंटू N, phi इंटू I, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स कम हो गया तो टॉर्क कम हो जाता है, तो टॉर्क कम हो जाता है, तो वीकिंग ऑफ फ्लक्स की प्रॉब्लम आती है, वीकिंग ऑफ फ्लक्स की प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपन इसके फील्ड सर्किट को अलग रखना चाहते हैं, फील्ड सर्किट को स्टार्टिंग सर्किट से अलग रखना चाहते हैं। फील्ड सर्किट स्टार्टिंग सर्किट से अलग होगा तो फील्ड की वजह से जो टॉर्क कम हो रहा है वो नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइप का स्टार्टर अपन डिजाइन करते हैं जिसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर कुछ नहीं है, केवल इस स्टार्टर में एक जो है अपन अरेंजमेंट कर देते हैं, स्टार्टर में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं और वो 3 पॉइंट स्टार्टर से 4 पॉइंट स्टार्टर बन जाता है। कैसे बनता है 3 पॉइंट स्टार्टर से 4 पॉइंट स्टार्टर, ये देखिए, इस फील्ड को सीधा कनेक्शन देना है तो क्या करते हैं कि यहाँ एक आर्क लगा देते हैं, यहाँ एक आर्च लगा देते हैं जो इस स्टार्टर से जुड़ा रहता है, और इस आर्च का कनेक्शन सीधा फील्ड वाइंडिंग से दे देते हैं, इस आर्च का कनेक्शन सीधे फील्ड वाइंडिंग से दे देते हैं, इस आर्च का कनेक्शन सीधे फील्ड वाइंडिंग से। ओके, दूसरे जो है स्टार्टर के लिए जो वाइंडिंग होती है
ये जो वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग है, इसको फील्ड वाइंडिंग में लगा देते हैं। यहां से कनेक्शन जाने वाला था, उस कनेक्शन को क्या करते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग अलग से लगा देते हैं। यहां से ये एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, फील्ड वाइंडिंग में लगा के रेजिस्टेंस में लगा देते हैं और रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहां से दे देते हैं। एक तो कनेक्शन यहां से आ गया है जो सीधा इसमें चला गया है, दूसरा इसके कनेक्शन को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है, इस कोयल को शॉर्ट करना है, तो इस कोयल के थ्रू कनेक्शन देंगे, ये कोयल के थ्रू कनेक्शन। तो एक तो कोयल का ये पॉइंट है, यहां आ गया है, और ये कोयल का दूसरा पॉइंट यहां आ गया है। ओके, बस दो ही मॉडिफिकेशन किए अपन ने, क्या किया, दो मॉडिफिकेशन किए हैं, तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर बन गया है। ये स्टार्टिंग कोयल, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हो गया S, ये L 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, इसको Z बोलते हैं, Z, और इसको A बोलते हैं, तो 4 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, तो इसलिए इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कह देते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये इसमें मॉडिफिकेशन करनी, इससे क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई तो सीधी इस आर्च से आ जाएगी, फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई सीधी आर्च से आ जाएगी, और आर्मेचर की जो सप्लाई है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आ जाएगी। ये आर्मेचर की सप्लाई रेजिस्टेंस के थ्रू आ गई है और इसकी सप्लाई सीधी आर्च से आ गई। ओके, ओके, अब देखो आर्मेचर की जो सप्लाई है वो तो इससे रेजिस्टेंस के थ्रू आई है, तो जो जैसे स्टार्टर यहाँ रहता है तो सारा रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट में धीरे धीरे स्टार्टर आगे मूव करता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्टर है इसके अंदर जो कम होता हुआ चला जाता है आर्मेचर सर्किट, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है और ये मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है, बैक में बिल्डअप हो जाता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। स्टार्टर का इससे कनेक्शन रहता है, इससे कनेक्शन रहने से ये स्टार्टर की किसी भी पोजीशन में हो ये करंट देती है और ये सीधा करंट आर्मेचर सर्किट में, फील्ड सर्किट में आ जाता है। तो फील्ड सर्किट में कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई किसी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं लगा होता। और तीसरा क्या होता है कि ये कोयल जो कनेक्ट होती है, जो ट्रिपिंग कोयल है, ट्रिप कोयल है, इसका कनेक्शन इस प्लंजर से कर दिया जाता है और ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगा दी जाती है। रेजिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हो, कहाँ पे ट्रिपिंग करनी है, कितना करंट सेट करना, कितना इसको मैग्नेटाइज करना, कितने मैग्नेटिक जो है फ्लक्स में ये पकड़ के रखे, कितने फोर्स से होल्ड करे, इसको होल्डिंग कोयल भी बोलते हैं। ये होल्ड करे, होल्ड कोयल जो है इसको होल्डिंग कोयल बोलते हैं और इसको ओवर करंट कोयल बोलते हैं, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किटिंग कोयल और करंट कोयल। ऐसे करके अपन ने 4 पॉइंट इसमें डिजाइन कर लिए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें एक तो अलग से सेटिंग की जा सकती है इसकी स्टार्टर की, यदि कई बार क्या करता है कि होल्डिंग कोयल होल्ड नहीं रखना चाहती है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देते हैं, इससे होल्डिंग करंट बढ़ जाती है। या कई बार स्प्रिंग जो लूज हो जाती है तो वो जो है वो गेन नहीं कर पाती, होल्डिंग कोयल का होल्ड बढ़ जाता है, तो इस रेजिस्टेंस को अपन कम कर देते हैं जिससे होल्डिंग करंट कम हो जाती है, जो स्प्रिंग इसको अपने आप ट्रैक करके ली जा सकती है। तो ये होल्डिंग कोयल और इस करंट को बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस रखा जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, फील्ड वाले सर्किट को पूरी पावर मिलती है, पूरी करंट मिलती है, पूरी वोल्टेज मिलती है, इसलिए फील्ड वीकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती, टॉर्क की प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस टाइप में अपन स्टार्टर यूज करते हैं। ओके, तो ये था स्टार्टर, स्टार्टर की जरूरत क्यों है और स्टार्टर में क्या अरेंजमेंट होती है और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन ने इसमें समझने की कोशिश की है। अब अपन बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टडी, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। ब्रेकिंग में 3 टाइप की ब्रेकिंग अपन जनरली यहां पे स्टडी करते हैं। वन है डायनेमिक ब्रेकिंग,
second is plugging braking, and third is regenerative braking. ये आपकी 3 टाइप की ब्रेकिंग है, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये अपन 3 ब्रेकिंग यहां पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन डायनेमिक ब्रेकिंग को पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लगिंग और ब्रेकिंग होती है, जो कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास तौर से प्लगिंग ब्रेकिंग पूछी जाती है, इंटरव्यूज में भी जनरली प्लगिंग ब्रेकिंग पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है। ओके, डायनेमिक ब्रेकिंग, ये एक शंट मोटर है, ये इसका आर्मेचर सर्किट है, ये आर्मेचर का बैक ईएमएफ और इसका ये सर्किट है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई, ये बैक ईएमएफ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ओके, ये टर्मिनल वोल्टेज है। ये मशीन आप ब्रेक करना चाहते हैं, मीन्स रनिंग कंडीशन में है और इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक ब्रेकिंग है, रेजिस्टिव ब्रेकिंग भी कहते हैं इसको। यहां से इसका कनेक्शन हटाना पड़ेगा, मतलब यहां एक स्विच लगाना पड़ेगा और इस स्विच को इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। इस स्विच को यहां पे रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा और वहां से हटाना पड़ेगा। इस टाइप में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड रहेगी सप्लाई से। फील्ड वाइंडिंग को नहीं हटा सकते, नहीं तो ब्रेकिंग खत्म हो जाएगी, फील्ड फ्लक्स कम खत्म हो जाएगा, तो टॉर्क ही खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को जुड़ी रही और आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने से एक आर्मेचर सर्किट में जो करंट आएगा उस करंट की ब्रेकिंग करंट बोलेंगे। उस करंट की वैल्यू है बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय RA प्लस R ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दिया, ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस RB। ये इतना करंट सेटअप हो गया, करंट सेटअप हो गया। इसका टॉर्क जो होता है, वो हमेशा होता है बैक ईएमएफ इंटू IA डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 पाई N/60। ये होता है टॉर्क, तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। ये करंट हो गया यहाँ पे आर्मेचर ब्रेकिंग करंट। तो आर्मेचर ब्रेकिंग करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ब्रेकिंग करंट की वैल्यू होती है बैक ईएमएफ इंटू ब्रेकिंग करंट की बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई बैक 2 पाई N इंटू RA प्लस R ब्रेकिंग इंटू 60। ये ब्रेकिंग का स्क्वायर हो गया। इस ब्रेकिंग की स्क्वायर की वैल्यू रखे हैं तो ये होता है K फाई N, K फाई N का होल स्क्वायर इंटू 60। ये एग्जैक्टली वैल्यू रखना चाहिए ब्रेकिंग की, तो ZP फाई N/60 का होल स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई N/RA प्लस R ब्रेकिंग। इसकी फर्दर वैल्यू रखें तो Z स्क्वायर P स्क्वायर फाई स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 60 इंटू A स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई N इंटू RA plus RB. Okay, so 60 get cancel out, N square is cancel out with this N
Okay. So this is the final value. In the final value, this braking torque is Z is a constant, P is a constant, 60 is constant, A square constant, 2 pi is constant. So it is constant K, Z square. So here the phi square and phi is constant. Because the phi is not varying, the phi is not varying, there is no any change in the phi circuit. So phi also constant. So phi we are taking in a constant. So Z is constant, P square is constant, phi square constant, K only N is not constant, the 60 is constant, A square constant, 2 pi is constant. So this is the N divided by RA plus R braking. So we can say it is directly proportional to N. So it is KB into N. Speed. This braking torque is directly proportional to the speed. Higher the speed, higher the braking, lower the speed, lower the braking. So this is not a dynamic braking. What we are doing here, अपन यहाँ करते क्या है, ये कर रहे हैं कि इसमें जो एनर्जी होती है डीसी मशीन में, जो फील्ड सर्किट में तो 1% से भी कम एनर्जी होती है। सारी की सारी एनर्जी जो होती है इसके रोटर सर्किट में होती है। तो रोटर सर्किट में जो एनर्जी होती है बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के फॉर्मेट में होती है। और जैसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ की जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे और इस रेजिस्टेंस में लॉस होती है। तो ये रेजिस्टेंस कम होता है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ लॉस ज़्यादा होता है। तो सारी की सारी जो एनर्जी जो होती है इसकी, वो या लोड भी इसके साथ लगा हुआ है, तो लोड की जो एनर्जी होती है वो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में लॉस होता है। तो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस हीट अप हो जाता है और यहाँ सारी की सारी एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो करंट के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है और मशीन रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसलिए इसको डायनेमिक या रेजिस्टेंस ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो ब्रेकिंग टॉर्क लगता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहली टाइप की ब्रेकिंग। अब अपन दूसरी टाइप की ब्रेकिंग पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज प्लगिंग ब्रेकिंग। प्लगिंग ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग। प्लगिंग ब्रेकिंग में क्या करते हैं, ये डीसी मशीन है, ये इसका आर्मेचर सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैक ईएमएफ है, ये इसका आर्मेचर सर्किट है, ये इसकी सप्लाई। ओके, अब प्लगिंग ब्रेकिंग होती क्या है, प्लगिंग ब्रेकिंग में करते क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लगिंग ब्रेकिंग में क्या करते हैं, आर्मेचर सर्किट को कनेक्शन उल्टा कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस के साथ करते हैं। अदरवाइज तो ये शॉर्ट सर्किट होके और डैमेज हो सकता है, जल सकता है। इसको यूं लगा देते हैं, यहां से उसको ऊपर से जोड़ दिया है और इसको नीचे से जोड़ दिया है। अब इसमें पहले करंट जो आ रहा था वो यूं आ रहा था, पहले करंट यूं आ रहा था, अब इसमें करंट आएगा वो यूं आएगा। ओके, तो आर्मेचर सर्किट में करंट उल्टा हो जाता है। फील्ड सर्किट में पहले जो करंट आ रहा था वो तो अभी भी वैसे ही रहता है। फील्ड सर्किट में पहले भी करंट ऐसे ही था, अभी भी करंट ऐसे ही है। मेन सर्किट में करंट पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही। सप्लाई साइड में भी करंट वैसे ही था, वैसे ही अभी भी। मींस मशीन वापस सप्लाई को करंट नहीं देती। ओके, तो हुआ क्या इसमें, पहले जो करंट था आर्मेचर करंट, वो आर्मेचर करंट था टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आरए।
ये करंट। अब जो आर्मेचर ब्रेकिंग करंट है वो हो गया टर्मिनल वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ सपोर्ट में आ गया क्योंकि मोटर की स्पीड नहीं बदली, मोटर रोटेट उसी डायरेक्शन में कर रही है जिसमें पहले रोटेट कर रही है। मोटर पे एक मैकेनिकल लोड जुड़ा हुआ है और इस मैकेनिकल लोड को मोटर उसी डायरेक्शन में पहले रोटेट करवा रही थी, अभी भी रोटेट करवा रही है, इसलिए उसका बैक ईएमएफ वैसे के वैसे ही है। बैक ईएमएफ अभी भी वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले बना हुआ था। इसके करेक्शन और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से बैक ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो अब ये बैक ईएमएफ वोल्टेज के सपोर्टिंग में आ गया, पहले अपोजिशन में था, डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर ब्रेकिंग। यदि वैसे प्लगिंग ब्रेकिंग लगा दी जाए तो जो सप्लाई करंट होती है वो 40 to 50 टाइम्स होती है। 2 एम्पियर की मशीन में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है, तो डेफिनेटली मशीन बर्न आउट हो जाएगी। एक विद इन सेकेंड मशीन बर्न आउट हो जाएगी बिना रेजिस्टेंस यदि प्लगिंग ब्रेकिंग लगा दी जाए, क्योंकि नॉर्मली जो मशीन में जो सप्लाई होती है 200 वोल्ट की मशीन में वो 10 वोल्ट की वजह से होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो 10 वोल्ट का होता है। तो नॉर्मली जो सप्लाई आती है, पावर आती है, वो 10 वोल्ट की वजह से आती है। कैसे आती है? 200 वोल्ट माइनस 190 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0.5 ओम। और प्लगिंग में जो सप्लाई आएगी 200 वोल्ट प्लस 190 वोल्ट, यहाँ पे केवल 10 वोल्ट आई और यहाँ पे ये वो 390 वोल्ट 400 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट से 400 वोल्ट 40 गुना वोल्टेज हो गया, तो 40 गुना करंट आना चाहिए। लेकिन वो 40 गुना करंट आएगा तो 40 गुना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ये जो रेजिस्टेंस है उसे 40 गुना होना चाहिए। 40 गुना होने ये 20-25 ओम का होना चाहिए। आरबी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 20 एम्पियर के आसपास होनी, 20 ओम या ज्यादा होनी चाहिए। तो करंट लगभग उतना ही रहेगा, इसे 40 गुना ज्यादा हो। ओके, तो करंट उतना ही रखता है। या लगभग करंट को दुगुना करना चाहेंगे, करंट को दुगुना करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू 9.5 ओम रख देते हैं। तो 9.10 ओम हो गया, तो ये हो गया है 390 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 39। और पहले जो करंट थी 10 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 20 एम्पियर। अब ये 39 होगी, लगभग 2 गुना होगी। तो ऐसे भी कर सकते, 2 गुना तक करंट सेटअप करने की कोशिश करते हैं तो मशीन विदस्टैंड कर सकते। बड़ी ही डेंजरस है, यदि रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाए तो ये प्लगिंग ब्रेकिंग इतनी डेंजरस होती है कि विद इन सेकेंड्स में मशीन को बर्न आउट कर सकते। कनेक्शन बदल के, केवल आर्मेचर की कनेक्शन रिवर्स कर दो, लेकिन वो रेजिस्टेंस की हेल्प से करते हैं। आखिर इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? तो इसमें टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो टॉर्क होता है बैक ईएमएफ इनटू आईए डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है इसमें वो बैक ईएमएफ आईए की वैल्यू होती है टर्मिनल वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2 पाई n अपॉन 60। तो ये बैक ईएमएफ इनटू वीटी, सो वीटी बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है के फाई आईए। तो मैं पहले आईए की वैल्यू पुट नहीं करता हूं, यहां पे आईए रख देता हूं। बैक ईएमएफ इनटू आईए अपॉन के डब्ल्यू। बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है, बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है के फाई आई, नो आई एन, के फाई एन, के फाई एन इंटू आई। ओके, विल पुट द वैल्यू ई बी। आईए की वैल्यू जो है वो वी टी प्लस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बैक, दैट इज वी टी। अब मैं यहाँ पे बैक ईएमएफ की वैल्यू लिखूं तो ये होगी जेड पी फाई एन दैट इज के फाई एन, के फाई एन अपॉन
ये वी टी तो ये था, ई बी की वैल्यू ये होगी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस ई बी स्क्वायर मीन्स के फाइव स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी के स्क्वायर फाइव स्क्वायर एन स्क्वायर। सो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा उसमें के समथिंग कांस्टेंट के 1 इंटू एन प्लस के 2 इंटू एन स्क्वायर। इस तरह से ये दो फैक्टर्स पे प्रोपोर्शनल हो गया अपॉन एन ओमेगा, अपॉन ओमेगा है ना यहाँ पे, तो अपॉन ओमेगा, ओमेगा वन 2 पाई एन। तो ये n जो है n यहाँ आएगा इससे कट जाएगा, ये n यहाँ आएगा इससे कट जाएगा, तो ये n है कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बैक टॉर्क जो है बैक ईएमएफ का जो टॉर्क होता है वो K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 n इसके प्रोपोर्शनल होता है। K1 प्लस K2 इसके प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस इज द वे वी कैन, तो यहां एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लस एक स्पीड है, तो एक कांस्टेंट टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा प्लस एक स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा इसमें। लेकिन मशीन जैसे ही स्टॉप हो जाएगी स्पीड जीरो हो जाएगी, ये टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे स्पीड नेगेटिव हो जाती है, इसमें रोटेशन करना बंद कर दे स्पीड नेगेटिव हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ब्रेकिंग टॉर्क है। तो स्पीड गया नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगना स्टार्ट करता है, तो ऊपरी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही ये रुकती है वहां पे अपन को दूसरी ब्रेकिंग डायनेमिक ब्रेकिंग लगानी पड़ती है या सप्लाई को स्विच ऑफ करना पड़ता है। ये ख्याल रखने का, इसमें टॉर्क की वैल्यू नॉर्मल टॉर्क से ज्यादा होती है, डायनेमिक टॉर्क से ज्यादा होती है। डायनेमिक में यही टॉर्क होता है, इसमें ये प्लस ये दो टॉर्क की वैल्यू होती है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत हाई रखनी पड़ती है, लगभग 20 गुना ज्यादा आर्मेचर रेजिस्टेंस है। इस टाइप से इसको अपन ब्रेक करते हैं। ओके, तीसरी ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, शंट मोटर। तीसरी टाइप की ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये शंट मोटर में अपन पढ़ रहे हैं। ये ब्रेकिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन डीसी शंट और सीरीज मोटर्स में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास तौर से प्लगिंग ब्रेकिंग से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके टॉर्क्स पूछे जाते हैं, इक्वेशंस पूछी जाती है, आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूलास जो पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत केयरफुली इस लेक्चर को रीड आउट करना है, इसको समझना है। ओके, तीसरी टाइप की ब्रेकिंग है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें क्या करता है, पावर का रीजनरेशन होता है। इसमें कुछ भी नहीं बदलते, मशीन जैसी वैसी वैसी रहने देते हैं, फिर भी अपने आप ब्रेक होने लग जाती है। कैसे होती है कि मशीन की स्पीड जो है n इज ग्रेटर देन n रेटेड वैल्यू से मशीन की स्पीड बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो क्या होगा, बैक ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, ये बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, प्लस माइनस बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सप्लाई इधर चलने लग जाएगी, ये वोल्टेज ज्यादा हो गया है तो ये सोर्स की तरह काम करेगा और सप्लाई देने लग जाएगा। इस टाइप से ये ब्रेकिंग की क्या काम करेगा। अब इसमें करंट की जो वैल्यू होगी, ब्रेकिंग करंट होगा बैक ईएमएफ माइनस वीटी डिवाइडेड बाय आर। कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना, बैक ईएमएफ माइनस वीटी अपॉन आर। टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो ई बी आई ए अपॉन ओमेगा। ई बी है ई, सो ई बी इंटू आई ए ई बी माइनस वी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा।
दैट इज ईबी स्क्वायर माइनस ईबी इंटू वी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा. सो ईबी मीन्स के फाई के इंटू एन स्क्वायर, तो एन एक से इससे कट जाएगा तो एन के वन एन माइनस एन, तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कांस्टेंट के टू हो जाएगा. तो ये बैक इसकी वैल्यू. और जैसे स्पीड डाउन होती है वापस से मोटर की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर देते. इस स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं दूसरी तरीके से भी. रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यू से अबव कर देते हैं फील्ड को वेरी करके, क्योंकि रेटेड वैल्यू फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है. तो आपने फील्ड को डाउन कर दिया और मशीन लोड के अकॉर्डिंग चल रही है, लोड मैकेनिकल लोड है, हैवी लोड है, तो फील्ड को डाउन कर दिया. तो फील्ड को डाउन करने से स्पीड डाउन होगी, तो रेटेड वैल्यू कम होगी और रियल स्पीड ज्यादा है, तो मशीन जो है रीजनरेटिव ऑपरेशन में चलना स्टार्ट कर देगी. ओके, तो इस टाइप में ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है. नाउ ऑल दीज ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर, नॉट शंट मोटर. ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर. डीसी सीरीज मोटर में भी यही ब्रेकिंग फिनोमेना होते हैं जो आपने शंट मोटर में एक्सप्लेन किए हैं या समझने की कोशिश की है. वही तीनों टाइप की ब्रेकिंग होती है. एक होती है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, दूसरी होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग और तीसरी होती है प्लैगिंग ब्रेकिंग. पहली ब्रेकिंग है डायनेमिक, दूसरी होती है प्लैगिंग और तीसरी होती है रीजनरेटिव. ये तीन टाइप की ब्रेकिंग है. सबसे पहले अपन डायनेमिक ब्रेकिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो ये डीसी सीरीज मोटर है, ये डीसी सीरीज मोटर है, ये सप्लाई है. प्लगिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये डीसी सीरीज मोटर है, प्लगिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस रखते हैं और यहाँ पे सप्लाई वाला जो स्विच रखते हैं, ये एक स्विच है और ये पोजीशन जो है नॉर्मली पोजीशन इसमें होता है ये स्विच, और इस पोजीशन वन पोजीशन से टू पोजीशन पे चला जाता है, वन पोजीशन से टू पोजीशन पे चला जाता है. तो सप्लाई के रास्ते के अंदर जो है क्या हो गया, सप्लाई हट के और रेजिस्टेंस लग गया, सप्लाई हट के रेजिस्टेंस लग गया. तो रेजिस्टेंस लगने से करंट फ्लो होने लग जाता है और इस करंट की वैल्यू जो ब्रेकिंग करंट होती है उसकी वैल्यू बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस. बैक ईएमएफ उतना ही है जितना प्राइम मूवर को इसको रोटेट कर रहा है, ये किसी प्राइम मूवर को रोटेट कर रहा है, ये मैकेनिकल लोड है, ये मैकेनिकल लोड को रोटेट कर रहा है, तो उतनी ही स्पीड बनी. अब इसको ब्रेक करना है तो ऐसे इसको ब्रेक करते हैं. टॉर्क जो जनरेशन होगा ब्रेकिंग टॉर्क, उसकी वैल्यू बैक ईएमएफ इनटू आईए डिवाइडेड बाय ओमेगा मींस 2 पाई एन. तो बैक ईएमएफ की वैल्यू बैक ईएमएफ इनटू बैक ईएमएफ स्क्वायर, बैक ईएमएफ स्क्वायर इनटू 2 पाई एन अपॉन आर ए प्लस आर बी. तो बैक ईएमएफ की वैल्यू जो होता है के फाई एन अपॉन 2 पाई एन, सो के स्क्वायर फाई स्क्वायर एन स्क्वायर, के स्क्वायर फाई स्क्वायर एन स्क्वायर. इसका फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए होता है.
के फाई आई ए, बैक ईएमएफ की वैल्यू मैं रख देता हूं के फाई आई ए। फाई प्रोपोर्शनल आई ए होता है तो आई ए की पावर 3 होगी, कहने का मतलब ये होगा। तो सीधा इसमें आई ए की पावर 3 कर देते हैं, तो के अपॉन 2 पाई एन, और आई ए की वैल्यू बैक ईएमएफ मींस बैक ईएमएफ की पावर 3 होगी। नो, दिस इज नॉट द वे, वापिस से वैसे करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू बैक ईएमएफ इनटू आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एन। बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है के फाई आई ए इंटू आई ए, के फाई आई ए नहीं, आई ए नहीं होता, एन होता है, के फाई एन अपॉन 2 पाई एन, ये एन से एन कैंसिल आउट होता है। सो फाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए होता है, तो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई के, तो ये हो गया आई ए मतलब हो गया ई बी स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस आर बी। ओके, ओके, so this is the way. So this is the way IA 2 pi n. IA is EB. EB. No, we are taking the unit there. We'll write down the unit there. अभी दोबारा से लिखते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं इसको। बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ को बैक ईएमएफ रहने देते हैं अपॉन 2 पाई एन, आईए को बैक ईएमएफ अपॉन आर ए प्लस आर बी लिख देते हैं। ओके, सो बैक ईएमएफ का स्क्वायर हो गया ये, आईए को बैक ईएमएफ अपॉन ये लिख देते हैं। अब ये बैक ईएमएफ जो होता है वो के फाई एन होता है का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एन इंटू आर ए प्लस आर बी। ओके, सो एन से एन का स्क्वायर कट जाएगा। सो इट द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू के फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए दोबारा से, और आई इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ दिस एन k into n. So this is the torque is directly proportional to k into n. K into n. Or we can say k phi n. K phi n. Okay. So this is the way we can consider. So this is the dynamic braking. It is a smaller torque as compared to other braking, and not good efficient because at the speed is decreasing, this machine's braking is also decreasing. The efficiency, the effectiveness of the braking decreases. जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है वैसे वैसे करंट कम होता जाता है, वैसे वैसे करंट कम होता जाता है, ब्रेकिंग की स्ट्रेंथ कम होती हुई चली जाती है। ओके, नेक्स्ट ब्रेकिंग is known as plagging braking. नेक्स्ट ब्रेकिंग is known as plagging braking. प्लगिंग ब्रेकिंग कैसे करेंगे? ये डीसी सीरीज मोटर है, ये सप्लाई जुड़ी है, इसमें करेंगे इसके आर्मेचर के कनेक्शन उल्टा कर देंगे। ये आर्मेचर इधर से जुड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे इधर से एक रेजिस्टेंस लगा के और इधर जोड़ देंगे और यहां से कनेक्शन लेके और वापस से। पहले इसमें यूं करंट आ रहा था, अब इसमें करंट जो है यूं नहीं आएगा, यहां से करंट जाएगा यहां होता हुआ उल्टा होता हुआ यहां। ओके, इसलिए इसको प्लगिंग ब्रेकिंग कहते हैं। करंट उल्टा हो जाता है आर्मेचर सर्किट में, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लगिंग ब्रेकिंग होती है, इसमें हाई टॉर्क जनरेट होता है।
तो इसमें बैक ईएमएफ की जो ब्रेकिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो बैक ईएमएफ प्लस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरए प्लस आरबी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो होती है बैक ईएमएफ इनटू आईए आईबी डिवाइडेड बाय ओमेगा। So it is back EMF into back EMF into back EMF plus Vt divided by omega into Ra plus Rb. So it is back EMF square plus back EMF into Vt divided by omega means 2 pi n Ra plus Rb. And we know the back EMF is K phi n. So it is n is phi is constant. We are maintaining the current as a constant. So it directly proportional to n. So it is the square. It the cancel out by the n. So it is the n, and here the n. So it is k n k1n plus k2. So this is the torque, breaking torque. k1n plus k2. So this is the way. This is very effective braking. There is a constant component of the torque and one component depends upon the speed. So this is the way we can apply the braking. This is known as plugging braking on DC series motor. Very effective braking, very efficient braking. But when the machine stops, we have to remove the supply. Otherwise, it will be rotated in the reverse direction. जैसे ही मशीन रुक जाती है सप्लाई हटानी पड़ती है या दूसरे टाइप की ब्रेकिंग लगानी पड़ती है, अदरवाइज मशीन दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो ये थी आपकी प्लगिंग ब्रेकिंग। तीसरी जो ब्रेकिंग है इसको बोलते हैं अपन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कुछ करना ही नहीं होता। क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में? कुछ सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है। सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग तब होती है जब लोड अपनी स्पीड अपने आप बढ़ा लेता है और उसकी स्पीड मशीन की रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। लोड जो लगा हुआ है यहाँ पे ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। जैसे कोई ट्रेन है वो ढलान में चल रही है, या कोई क्रेन है वो नीचे की तरफ आ रही है, या कोई लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, या कोई झूला है और वो नीचे की तरफ चल रहा है एक साइड में। इस टाइप से यदि लोड अपना मोमेंटम बढ़ा लेता है और रेटेड स्पीड से ज्यादा कर लेता है तो उस टाइम पे ब्रेकिंग जो होती है उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। बस उसमें क्या होता है, अपने आप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है और उस करंट की वैल्यू होती है ब्रेकिंग करंट इज इक्वल टू बैक ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आरए, दिस इज द आरए ओनली। और ब्रेकिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो EB into IB divided by omega, and that can be EB into IB, EB upon omega, and IB is EB minus VT divided by R. So it is EB square minus VT divided by omega R. So EB directly proportional to is equal to K omega into phi, k omega k and phi, k omega phi. So it is the omega square. So it is the k1 into omega minus k2. So this is the dynamic braking torque. So this is the way we can stop here the minus term. So if the speed is lesser at a time, both torques are equal. So a particular speed, that is known as rated speed, both torques are equal. So resultant torque is 0. And if the speed is lesser than the rated value, then the torque becomes the positive, and greater than it the negative. So at the negative, it may be positive. It depends upon the speed. So a particular speed, that is known as rated speed. So that rated speed is equals to K2 divided by K1. So this is the rated speed. Okay. So this is the way we can stop the DC motor from the rotation and lose the energy, that the mechanical energy in the electrical circuit. Otherwise, in the regenerative braking, we regain the power, we capture the power
हम जो पावर जो मैकेनिकल सर्किट है उसको वापस इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ले आते हैं। जैसे आजकल जो कार्स होती हैं उनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाते हैं। जब कार ढलान में चल रही होती है या कार की स्पीड कम करनी होती है तो अपन ब्रेकिंग लगाते हैं और वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी तो बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। और जब कार को चलाते हैं तो बैटरी से वापस पावर लेती है। जब रोकने की कोशिश करते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाते हैं, जो कार की बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। तो मीन्स ऐसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करता है, पावर वापस खींच लेता है और डीसी सोर्स में स्टोर कर देता है। इस तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ही इफिशियंट इकोनॉमिकल ब्रेकिंग होती है। इफिशियंट ब्रेकिंग के मामले में प्लगिंग ब्रेकिंग बहुत ही इफिशियंट ब्रेकिंग होती है, बहुत पावरफुल ब्रेकिंग होती है प्लगिंग ब्रेकिंग। और डायनेमिक ब्रेकिंग जो नॉर्मल ब्रेकिंग होती है। इस तरीके से अपन ने ब्रेकिंग को बहुत ढंग से इस चैप्टर में, इस लेक्चर में समझने की कोशिश की होगी। और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस टीचिंग करने में। आप लोगों ने बहुत लेक्चर को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली इससे काफ़ी चीज़ें लर्न की होगी। मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट लेक्चर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको बहुत गेन होने वाला है। Definitely you'll enjoy a lot with me in electrical engineering with all the subjects. Thank you.